नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर चर्चा करने के लिए आए हैं और वो सवाल है पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई और उसके बाद आज जो एक खबर आई सुबह सुबह बहुत ही हैरान करने वाली खबर है, धमाकेदार खबर है। और वो खबर ये है कि तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो संविधान का अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्राप्त हैं, उसके तहत एक विशेष उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला था कि जो बड़े पैमाने पर लोगों के रद्द किए गए हैं वोटर लिस्ट से नाम, उनको एक मौका दिया जाए, एक जुडिशियल प्रोसेस से उनकी सुनवाई हो। मुझे डाउट है कि ये कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं आ रहा है, तो बहरहाल आपकी आवाज एकदम सही आ रही है और चलिए बढ़िया, थैंक यू। वीडियो भी अच्छा आ रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला था कि जो 91 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, बहुत अनप्रेसिडेंटेड, तो उनको एक मौका दिया जाए और वो अपने नाम की वो अपील कर सकें। तो वो जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे और उन जुडिशियल ऑफिसर्स के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को उन्होंने अपॉइंट किया था। हालांकि इस पे भी कुछ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक संस्था होने के नाते उनको ये एग्जीक्यूटिव का जो काम था, चुनाव आयोग जो उसका काम ये चुनाव कराता है सरकारी कर्मचारियों के जरिए, उनको कराने देना चाहिए था। उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से वो घालमेल हो गया कि ये जुडिशियल प्रोसेस है या एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। बहरहाल जो भी है, तो अब उसमें आज जो खबर आई वो जो हैरान करने वाली ये है कि जस्टिस टीएस शिवज्ञानन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के, उसी बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एसआईआर का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था उससे इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा देके अपना चेन्नई चले गए घर। इस्तीफे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बुनियादी सवाल पे आता हूं सिद्धार्थ जी। हमारा ये जो संविधान है भारत का, देश उसी से चलेगा और उसमें चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है जहां की भाई आप चुनाव कराइए, पूरा अधिकार है। और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उनको सुप्रीम कोर्ट के बराबर का भी दर्जा देता है, एक संवैधानिक संस्था है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हिचकता है उसमें हस्तक्षेप करने से। लेकिन उसी संविधान की धारा 326 में 326 ये कहती है कि जो भी भारत के नागरिक अमुक तारीख पे जो तय होगा वहां के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में, 21 साल पहले उम्र थी, अब 18 साल के होंगे, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे एज वोटर, बशर्ते कि कुछ शर्तें हैं कि भाई वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो, क्राइम या करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। तो वो सब लोग शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर एट एनी सच इलेक्शन। तो ये संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक को कि वो एक वोटर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। और उसका एक और बुनियादी प्रिंसिपल है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
आप हमसे टैक्स तभी ले सकते हैं जब सरकार चलाने की जो संस्था है, विधायिका कंट्रोल करती है संसद, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हमें अधिकार हो। तो ये बुनियादी चीज़ है। इससे अगर किसी को वंचित किया जाता है तो वो एक तरह से उस व्यक्ति की, उस नागरिक की राजनीतिक हत्या आप कह लीजिए कि उसका आप राजनीतिक जीवन खत्म कर रहे हैं कि आप वोटर नहीं हैं, तो आप नागरिक नहीं हैं, तो आप क्या हैं? तो बंगाल में सवाल यही खड़ा हुआ कि भाई टोटल शुरू में जो एसआईआर हुई, उसकी प्रक्रिया में 91 लाख लोगों के नाम कटे। उसमें ये माना गया कि भाई बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है, मर गए थे, नाम कटना चाहिए। बहुत सारे लोगों के 2 जगह नाम होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रांसफ़र हो गए उस जगह से कहीं और चले गए। तो इस तरह से ये सब कटते-कटाते जब फाइनल लिस्ट आई तो 27 लाख लोग जो जीवित थे, जिंदा थे, सही थे, वाजिब थे, उन्होंने चुनौती दी कि हमारा नाम गलत ढंग से काटा गया। और एजेंसियों ने कुछ जोड़े भी, 6 लाख 7 लाख वोट जोड़े भी। अब उसमें तरीका ये होना चाहिए था कि पहले इनकी अपीलों की सुनवाई करके एक निर्विवाद वोटर लिस्ट बनाई जाती और फिर चुनाव कराया जाता। उसमें जो जीतता, जो हारता वो ठीक है। उसमें ये अपनी जगह है कि तृणमूल की जो सरकार थी, उसके ऊपर तमाम आरोप थे, एंटी इनकम्बेंसी थी या जो भी था, या हिंदू मुस्लिम हुआ, धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, वो एक अलग सवाल है। सवाल ये है कि बेसिक अगर वोटर लिस्ट ही आप, हम लोग भी चुनाव कराते हैं अपने संगठनों के चुनाव में भी, तो पहला काम होता है वोटर लिस्ट बनाना। अब इसमें स्क्रॉल नाम की एक पत्रिका है, उसने ये विश्लेषण दिया कि बीजेपी ने जो 207 सीटें जीती, उनमें से जो 105 सीटें ऐसी हैं वहां पर जो वोटर हटाए गए उनकी संख्या जीत के अंतर से अधिक है। 86 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने पहले कभी नहीं जीती। और 11 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये सारे मामले आएंगे। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है? तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जस्टिस शिव ज्ञानन ने जो त्यागपत्र दिया, जो मुद्दे उन्होंने उठाए अपने त्यागपत्र में, और ये जो सवाल है कि 27 लाख लोगों के नाम बिना सुनवाई का मौका दिए, बिना उनकी अपील निस्तारण किए काट दिए गए। आपका सिद्धार्थ कलम जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि सिद्धार्थ कलम जी लखनऊ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जो हमारी जर्नलिस्ट यूनियन है उसके भी पदाधिकारी हैं। पायनियर अखबार में थे और कई अखबार में थे, बिजनेस के अखबार में भी थे, और पॉलिटिकल मामलों के बहुत सटीक जानकार और टिप्पणी इनकी होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कुल मिला के जस्टिस शिव ज्ञानन ने जो त्यागपत्र दिया है और जो मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, आप क्या कहेंगे उस पर? रामदत्त जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि चुनाव के खत्म होते ही एक नैरेटिव ये बनाया गया, और वो नैरेटिव इस कदर बनाया गया कि कहीं ना कहीं, अभी आपने भी चर्चा के दौरान उसका जिक्र कर दिया, वो नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार हुई, उसका प्रमुख कारण एंटी इनकम्बेंसी, तृणमूल कांग्रेस को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त नाराजगी थी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अराजकता थी। इस तरह के तमाम नैरेटिव ये गढ़े गए, और जाहिर सी बात है कि ये नैरेटिव मीडिया ने गढ़े हैं। हकीकत उसके उलट है। जो आपने स्क्रॉल में की रिपोर्ट का अभी हवाला दिया, स्क्रॉल ने एक पॉलिसी रिसर्च संस्था है जिसने बाकायदा सीट दर सीट इस बात का विश्लेषण किया कि आखिर ये चुनाव के नतीजे कहते क्या हैं। नंबर एक, 27 लाख मतदाता वो थे जिनकी डिस्क्रिपेंसीज पर, जिनके मतदाता सूची में नाम ना होने पर फैसला होना था। जो 17 शायद ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, उन ट्रिब्यूनल्स को करना था। उनका निस्तारण का हाल वो है कि जो शिवज्ञानन ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट के
बिना प्रॉपर स्टाफ के वो काम करते रहे और लगातार काम करने के बावजूद वो 1000 कुछ मसलों को देख पाए और उन पर उनको 777 रिजॉल्व कर सके। रिजॉल्व जो करते हैं उसका परसेंटेज 100% है। यानी कि वो अगर ये कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो जब ट्रिब्यूनल में आता है और वो दिन रात अपनी मेहनत करके अगर वो इन केसेस को रिजॉल्व करने बैठता है और वो ये पाता है कि 100 के 100% यानी जितने लोगों के मामले ट्रिब्यूनल में उनके सामने आए और जिनको वो निस्तारित कर सके वो सारे के सारे सही मतदाता निकले, वो सारे के सारे वैलिड मतदाता थे जिनको वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन उनकी संख्या मात्र 1077 है। तो ये क्यों ना माना जाए कि फिर जो 27 के 27 लाख हैं वो सारे के सारे लेजिटिमेट वोटर थे, क्योंकि एक चीफ जस्टिस जब ट्रिब्यूनल में बैठता है और पर्याप्त मेहनत करता है और मेहनत करके निस्तारित करता है तो उसे 100 के 100% केस 1077 में वो लेजिटिमेट मतदाता मिलते हैं। तो ये मानने का पर्याप्त आधार है कि वो जो 27 लाख का नाम जो ट्रिब्यूनल के सामने आए वो सबके सब लेजिटिमेट मतदाता थे। अब यहाँ कोई विपरीत टिप्पणी करने का मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट का की टिप्पणी पर जरा गौर कीजिए, जो ये कहते हैं कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार दे देंगे। एक तरफ अभी आपने संविधान पढ़ के बताया, तो संविधान ये कहता है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी मत के अधिकार को कितना बड़ा ओहदा दिया गया है उसी संविधान में, कितना स्पष्ट लिखा है मत का अधिकार प्राप्त करने के संदर्भ में। और उसी मत को लेकर देश का सर्वोच्च अदालत अगर ये कहती है कि कोई बात नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार दे देंगे, तो ठीक है, इस बार नहीं दिया उन्होंने, अगली बार दिया। लेकिन इस बार होता क्या है कि लगातार जो मैं आपके द्वारा भेजा गया उसके बाद मैंने स्क्रॉल की उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा, बड़ा जिसे कहते हैं ना ब्रेजन फैक्ट निकलकर सामने आते हैं, बड़े गंभीर तथ्य निकलकर उस रिपोर्ट से सामने आते हैं। उस पर आगे बढ़ने से पहले जरा इस जो आपने बताया इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट की जाहिर है कि मंशा तो ये हम मानते हैं कि रही होगी कि भाई जो भी 27 लाख लोग जिनके मामले हैं जिन्होंने चैलेंज किया है उनकी अपीलें सुनवा के जल्दी से और उनको मतलब जो उसमें वैलिड हो उनका सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर नहीं किया कि जो ट्रिब्यूनल गठित हुए 17 उनको पर्याप्त स्टाफ मिले और उनको जो प्लेटफॉर्म वर्क के लिए जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको काम करने का दिया गया वो भी इफेक्टिव हो। तो अब जस्टिस शिवज्ञानंद ने लिखा है अपने उसमें कि साहब हमको जो डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया, पहली बात तो स्टाफ नहीं था और वो इतना टेक्निकल था कि बस 5-6 लाइन में आपको निर्णय लिखना है और वो हर जो पुराने जजेस हैं वो सब डिजिटल काम करने के अभ्यस्त नहीं है, आदि नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है। दूसरे जिनकी अपील पे निर्णय हो भी गया उनको सूचना देने का भी कोई सिस्टम नहीं था ट्रिब्यूनल्स के पास, एक बात। दूसरी बात, इतने केस लाद दिए गए कि पहले इनके अपने ट्रिब्यूनल में पहले 24 परगना और कलकत्ता के केस थे, उसके बाद इनको और भी मुर्शिदाबाद और 3-4 जिलों के जो है वो मालदा और बीरभूम के केस दे दिए गए। उसका नतीजा है कि अभी भी इनके अपने ट्रिब्यूनल में 1 लाख लोग खाली कलकत्ता के पेंडिंग है जिनका वो निर्णय नहीं कर पाए। और जो आपने कहा कि 1777 उन्होंने अपीलें सुनी और एक भी केस ये नहीं पाया कि गलत किसी ने अपील की, यानी वो सब वैलिड वोटर पाए गए। अब उनमें उदाहरण आप देखिए कि सुप्रबुद्ध सेन जो चित्रकार नंदलाल बोस के पोते हैं उनका नाम हटाया गया था, उनको वोटिंग राइट मिला। 30 नन्स थी जो मिशनरी ऑफ चैरिटी के, उनको भी टेक्निकल ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे नाम हटाया गया था, उनको भी वोटिंग राइट बहाल हुआ। और आप माइंड कीजिए कि
जो प्रेजेंट रिजीम है उसके निशाने पर मुस्लिम और ईसाई दोनों रहते हैं, तो वो भी एक एंगल है। एक फरक्का जो सीट है वहां मोहम्मद महताब शेख हैं, उसका नाम बहाल हुआ और वो विधायक भी चुन लिए गए। तो अब इन 27 लाख लोगों में बहुत सारे लोग अगर वोटर होते तो हो सकता है वो चुनाव लड़ते और असेंबली के मेंबर होते। तो इसका मतलब है कि ये डिलीशन जो हुए ये अंधाधुंध था। और दूसरे, अपीलें सुनवाई नहीं मतलब बिना निस्तारण किया गया। जी आप अब आगे कुछ कह रहे थे, आप एक एनालिसिस बता रहे थे कि जो बीजेपी 2007 सीटें जीती हैं उनमें क्या असर पड़ा अब इसका, एसआईआर का, डिलीशन का। चुनाव खत्म होते ही सबसे पहला स्टेटमेंट ममता बनर्जी का आया था, वो उन्होंने यही कहा था कि 100 सीटें, 105 का उन्होंने जिक्र किया, और जो स्क्रोल की रिपोर्ट में भी 105 सीटों का है, वही बता रहा है। और 86 सीटें तो एकदम स्पष्ट तौर पर ये बताती हैं कि किस तरीके से चुनाव डिलीट किए गए नामों को अगर जोड़ दिया जाए तो चुनाव के नतीजे क्या हो सकते थे। जादवपुर सीट सबसे जिसे कहते हैं ना कि एक चावल पकने का एक चावल निकाल कर देखा जाता है ना, जादवपुर सीट को आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जादवपुर सीट पर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरे स्थान पर रहती है, उस जादवपुर सीट पे जितने वोट हटाए जाते हैं उसके आधे वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। अब पहले कभी नहीं जीते थे, मतलब आप जिस बारे में वो आंकड़ा पढ़ पिछली बार वो तीसरे नंबर पर रही, हटाए गए और बीजेपी 27,716 वोटों से जीती है, यानी कि आधे से भी कम। जी, और आप जो बता रहे थे कि 105 सीटों पर जो जीत का अंतर है जो है वो हटाए गए वोटर से जो है वो कम है, मतलब जितने वोट। और ममता बनर्जी का क्षेत्र भी है उसमें, आप देखा ममता बनर्जी का क्षेत्र है कि उनको जितने वोटर वहां से हटाए जाते हैं उसके तकरीबन 3 गुने कम वोटों से उनको हार जाती हैं वो चुनाव। 15,000 से वो हारती हैं और उनके क्षेत्र में 51,000 वोटर्स के नाम अब ये इतना देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया सबसे लंबे समय तक चलती रही, 6 महीने से भी अधिक समय तक वहां एसआईआर चलता रहा। और एसआईआर की प्रक्रिया, और वहां पहली बार जो 91 लाख का आंकड़ा आता है, उसके बाद अपील होती है, ये प्रक्रिया इतनी धीमी की गई और जानबूझकर लंबी खींची गई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल का गठन हो, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में कौन हो इसका फैसला कर दिया, लेकिन लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना ये किसका काम है? ये तो जानबूझ के नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने उनको, तो ना स्टाफ दिया, ना ऑफिस दिया, ना बैठने की जगह ठीक दिया, ना। इसलिए ये मानने का पूरा की जमीन बनती है कि जानबूझकर उन प्रकरणों को निस्तारित नहीं किया जाना था। और शायद ये इतना, जिसे कहते हैं ना, एक इतना फूहड़ और अश्लील तरीके से किया गया कि उसके तुरंत बाद, चुनाव खत्म होते ही तुरंत बाद, कितनी तेजी के साथ ये नैरेटिव बनाया गया। कुछ छोटे छोटे वीडियो चलाए जाने लगे कि साहब मुझसे वसूली होती थी, कोई बता रहा है कि साहब हम खौफ के मारे ये नहीं कर रहे थे, हमारे साथ ऐसा हो रहा था। वो एक पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू हो गई कि साहब एंटी इनकम्बेंसी, एंटी। और हैरत की बात यह है कि नैरेटिव इतना जोर के साथ चलाया गया कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट विश्लेषक, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोच के लोग जो नंगी आंखों से देख पा रहे थे कि एसआईआर से के बूते क्या कुछ किया गया है, वो भी ये बात कहने लगे, वो भी एंटी इनकम्बेंसी से लेके, अराजकता से लेके बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो गिनाने लगे हैं ममता बनर्जी के हार के पीछे। जबकि पहला और प्राइमरी कारण जो दिखता है, जिसके तो आंकड़े हैं सामने, नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो एसआईआर में लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया, उनके संवैधानिक अधिकार से, और उसका जो अंतरम, जैसे एक टालीगंज सीट है, वहां अरूप विश्वास जो है वो 20 साल बाद हारे बीजेपी से, और अंतर है 6,000 वोटों का, और वहां मतदाता कटे हैं करीब 38,000 मतदाताओं के नाम काट के आप 6,000 से आप जीत हासिल कर रहे हैं।
10 से अधिक मंत्री हारे हैं, और हर सीट पे जो मंत्री हारे हैं, जैसे ममता बनर्जी भी है, तो वहां उनका हार का जो अंतर कम है, और डिलीट किए गए वोटर्स की संख्या वो कहीं संख्या ज्यादा 3 गुनी से अधिक है, 3 गुनी से गुनी अधिक है, 3 गुनी से अधिक है भवानीपुर में डिलीट किए गए वोटों की संख्या। और जो हार मिली है वो 15,000 की है, करीब 51,000 वोट वहां से डिलीट किए गए हैं। जी अब जी सवाल यह है कि 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो 27,000 लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाए हैं, 27 और लाख अगर 27 लाख, और अगर जस्टिस शिवगानन के जो निस्तारित मामले हैं अगर उनको कोई नज़ीर माना जाए, या अन्य, अगर ये तो जस्टिस शिवगानन ने चूंकि इस्तीफा दिया है तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है साफ साफ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी ट्रिब्यूनल में काम कर रहे होंगे और उन्होंने भी मामलों का निस्तारण कुछ किया होगा, भले ही कुछ 100 किया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन सभी को अपने यहाँ तकरीबन 100 या 90 या 99 या 95% वो सारे के सारे लोग लेजिटिमेट वोटर मिले हों। और अगर ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट 11 मई को होने वाली सुनवाई में क्या रोक लेगा? क्या 27 लाख वोट जो लोग वैध मतदाता थे जो वोट डालने से वंचित रह गए, और उन 27 लाख वोटों के वोट डालने से वंचित रह जाने के चलते चुनाव परिणाम पर सीधा सीधा असर पड़ा, जिसके स्पष्ट आंकड़े हैं, और निश्चित तौर पर दूसरा पक्ष इन आंकड़ों को 11 तारीख की सुनवाई में पेश भी करेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये भी देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अगर हम लीगली देखें तो ठेंगा दिखाया गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 में उनको अधिकार है, जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप करके ये ट्रिब्यूनल बनाया, और उन्होंने ये कहा कि भाई सिद्धांततः कि हाँ भाई इनके आप मामले निर्णय करके आप चुनाव कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट के भी तो आदेश का पालन नहीं हुआ। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, और जितने नाम हटाए गए उसका मुझे नहीं लगता है कि अगर सारे आंकड़े निकल के आएंगे कि ट्रिब्यूनल ने कितने मामलों का निस्तारण किया तो निस्तारण की संख्या 1% भी नहीं निकल के आएगी। तो ऐसे में बिल्कुल आपका कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे में क्या इस चुनाव को वैध माना जाएगा? क्या यह चुनाव सही माना जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये साहस करेगी कि इस चुनाव को वो सही न करार दे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर आप देखें, संवैधानिक दृष्टि से देखें अगर आप, और एक भारत के नागरिक होने के अधिकार के नाते अगर आप देखें, तो मताधिकार से वंचित करना भी अपने आप में, और जानबूझकर वंचित करना वो भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल, ये एक क्राइम है। एक बोनाफाइड सिटीजन को, नागरिक को उसके अधिकार से वंचित करना एक जी अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अपराध कारित किए जाने पर किस तरह का स्टैंड लेता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और देखिए संयोग एक और है सिद्धार्थ जी, जरा आप ये देखिए कि जो पार्टी सबसे ज्यादा एसआईआर की सपोर्टर रही यानी बीजेपी, उसी को 105 सीटें जो है वो उससे फायदा हुआ एसआईआर का। तो ये संयोग है या ये सिद्ध करता है कि इसके पीछे एक सुनियोजित प्लान था? निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जितने भी स्टेक होल्डर हों, वो तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई, सीपीएम यानी लेफ्ट फ्रंट हो, या छोटी पार्टियां भी हों, हर एक ने एसआईआर का विरोध किया था। केवल एक पार्टी ऐसी थी जिसने एसआईआर को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, एसआईआर का समर्थन किया था। और अल्टीमेटली एसआईआर के डिलीशन से फायदा भी किसको होता है, चुनावी जीत भी किसको हासिल होती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि 11 तारीख की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि एक ऐसे राज्य में, जिस राज्य में मताधिकार को लेकर इस तरह का खिलवाड़ किया गया, खुद उसके निर्देशों की जिस तरीके से अवहेलना की गई, खुद उसको जिस तरीके से ठेंगा दिखाया गया, ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये सब मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तथ्य का भी संज्ञान लेना होगा कि हमारे ही देश में जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत सालों पहले एक बार जब चुनाव में धांधली करा करके, उस समय कांग्रेस थी और चुनाव वहां करा दिए गए थे, बहुत कम लोग वोट डाल पाए थे, तो उसके बाद क्या हश्र हुआ जम्मू कश्मीर में, किस तरह से अशांति हुई, या मणिपुर में किस तरह से अशांति है। तो कई लोग, मैं बात कर रहा था जो वेस्ट बंगाल गए हैं, देखा है उन्होंने, उनका ये कहना है कि अगर
बंगाल जैसे राज्य में जहाँ इतने बौद्धिक रूप से जो सक्षम हैं और जो त्याग और बलिदान में आगे रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, अगर वहां इस तरह से खुल्लम खुल्ला कानूनी तौर पे मतलब लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए तो क्या लोग खामोश बैठेंगे या इसके खामियाजा सड़कों पर हमें देखने को मिलेगा? रामदत्त जी, अगर हम सीधे सीधे ये कहें कि जो संविधान में लिखा है चलिए उसी का अमल कर लेते हैं। संविधान हमारे लिए बना है, संविधान ने हमें नागरिक बनाया है, हम प्रजा थे, प्रजा से हमें नागरिक बनाया है। वही संविधान कहता है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब 27 लाख लोग क्या भारत की सरकार को कर देना बंद कर दें? अगर ऐसा करते हैं तो भारत के कई राज्यों में SIR हुआ है, कई राज्यों में लोग मताधिकार से वंचित किए गए हैं। फिर आप सोचिए कि किस तरह की एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है, किस तरह की एक अराजकता की स्थिति पैदा होती है कि वो 27 लाख लोग जो ये कहें कि हमको इस देश का नागरिक नहीं माना गया है, हमें कर नहीं देना चाहिए, या हम कर देने से इनकार करते हैं क्योंकि संविधान हमें ये कहता है, तो ऐसी स्थिति में कैसी अराजकता पैदा होगी? तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मुझे ऐसा लगता है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इन तमाम सारी चीज़ों के आलोक में कोई आगे का दिशा निर्देश जारी करता है या कोई फैसला लेता है, कोई उसका इस मामले में वर्डिक्ट आता है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, हमारे फंडामेंटल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा करना ही सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें विफल रहता है तो ये एक बहुत निराशाजनक बात होगी, क्योंकि फिर उम्मीद की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो हम काम करना चाहते हैं कि उससे एक बहुत उससे गलत संदेश जाएगा। और शायद मुझे लगता है इसीलिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने और यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई पार्टी, मान लीजिए 11 तारीख को जो संबंधित पार्टियां नहीं भी उठाते हैं, तो ये इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को खुद की, और विशेष करके जब कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने एक ये साफ बता दिया कि किस तरह से अपीलों की सुनवाई नहीं करने दी गई, उनको एक तरह से क्रिपल किया गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के और इसका परीक्षण करना चाहिए कि ये चुनाव वैध माना जाए भी कि ना वैध माना जाए। आपका क्या ख्याल है? मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, और कम से कम अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये सोचा होगा कि जब उसने ये टिप्पणी की कि आप अगली इस बार नहीं अगली बार वोट डाल देंगे, उसकी मंशा रही होगी कि ट्रिब्यूनल में जाएंगे और मामलों का निस्तारण हो जाएगा, या कम से कम अधिकांश मामलों का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन जो ट्रिब्यूनलों की के काम करने की गति रही है, जो निस्तारित करने वाले मामलों की जो रफ्तार रही है, जो सरकार की तरफ से अड़ंगा भी डाला गया, उनको साधन नहीं डाला गया है, जिस तरीके से ट्रिब्यूनलों को काम नहीं करने दिया गया, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना थी। दूसरा, उससे जो चुनाव के नतीजों पर जो फर्क पड़ता है, ये ऐसा साफ करते हैं कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर इन चीज़ों का संज्ञान लेगी और ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे जाएंगे। वो स्टेक होल्डर जो कोर्ट में पार्टी हैं कि किस तरीके से नतीजों पर उसका फर्क पड़ा है, किस तरीके से अपीलेट अथॉरिटीज़ में निस्तारण की गति रही है, किस तरीके से अपीलेट अथॉरिटीज़ को पंग किया गया है, और वो भी स्टेट के द्वारा पंग किया गया है, राज्य के द्वारा पंग किया गया है कि वो अपना काम तक नहीं कर पाए हैं, किस तरीके से निस्तारित हुए मामलों की जानकारी तक नहीं दी गई है। और जाहिर सी बात है कि निस्तारित जो मामले हुए भी होंगे, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों के होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों के होंगे जो जाकर अपीलेट अथॉरिटी में अपनी सुनवाई खुद नहीं देख पाए होंगे, अपने निस्तारित मामलों की जानकारी नहीं कर पाए होंगे। ऐसे लोगों को कौन बताएगा कि हाँ, आपका वोट पहले कटा था और अब अपीलेट अथॉरिटी ने उसको बहाल कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इसमें कोई इस तरह का फैसला, मुझे ऐसा लगता है, देगी, या कोई ऐसा वर्डिक्ट, कोई ऐसा डायरेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इस पे हमारी नजर रहेगी और हम फिर